आज हम वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी में समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण के माध्यम से समंकों की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाती है और संग्रहित सामग्री का निर्वचन भी सुविधाजनक हो जाता है। कोनर के अनुसार वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता प्रकट हो जाती है। कोनर की वर्गीकरण की इस परिभाषा से हमें वर्गीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषताएं हैं कि वर्गीकरण के अंतर्गत एकत्रित समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे आयु के अनुसार व्यक्तियों को अलग अलग आयु वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे 9 से कम यानी 0 से 9 वर्ष तक, फिर 10 से 19 वर्ष तक, फिर 20 से 29। ऐसे हम अलग अलग आयु वर्गों में व्यक्तियों को विभाजित कर सकते हैं। साक्षरता के आधार पर भी हम व्यक्तियों को साक्षर और निरक्षर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। इसके बाद में वर्गीकरण की जो दूसरी प्रमुख विशेषताएं वह यह है कि वर्गीकरण के अंतर्गत समानता तथा सहजातीयता के आधार पर तथ्यों का विभाजन किया जाता है। अर्थात एक प्रकार की विशेषता रखने वाले समंक एक वर्ग में रखे जाते हैं। तीसरी जो विशेषता है वर्गीकरण की वो ये है कि वर्गीकरण वास्तविक रूप से अथवा काल्पनिक रूप से संपन्न किया जाता है। तथ्यों के प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्ग बनाए जा सकते हैं या सांख्यिक की स्वेच्छा से किसी काल्पनिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला वास्तविक और दूसरा है काल्पनिक। इसके बाद में वर्गीकरण की चौथी विशेषता वो ये है कि वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि इकाइयों की विभिन्नता में उनकी एकता स्पष्ट हो जाए। वर्गीकरण की विशेषता के बाद में हम वर्गीकरण के उद्देश्य को देखते हैं। वर्गीकरण का पहला उद्देश्य है आंकड़ों को या सांख्यिकीय सामग्री की जटिलता को दूर करके आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य सांख्यिकीय सामग्री की जटिलता को दूर करके उसे सरल व संक्षिप्त बनाना है। वर्गीकृत तथ्यों को समझने में अधिक मानसिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यानी आंकड़ों का वर्गीकरण करने के बाद में वो सांख्यिकीय सामग्री आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे यदि किसी कॉलेज के 2000 विद्यार्थियों में से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई प्रस्तुत की जाए
तो उससे कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ऊंचाई को हम 150 से 152 सेंटीमीटर, 152 से 154 सेंटीमीटर, 154 से 156 सेंटीमीटर इस रूप में यदि वर्गों में प्रस्तुत करें तो इससे सांख्यिकी सामग्री आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरा जो वर्गीकरण का उद्देश्य है वो है समानता व असमानता को स्पष्ट करना। वर्गीकरण से सांख्यिकीय तथ्यों की समानता स्पष्ट हो जाती है। समान गुण वाले समंक एक साथ रखे जाते हैं, जैसे साक्षर, निरक्षर, विवाहित, अविवाहित इत्यादि। तीसरा उद्देश्य है तुलना में सहायक होना। वर्गीकरण से समंकों का तुलनात्मक विवेचन सरल हो जाता है। चौथी जो विशेषता है वर्गीकरण का चौथा उद्देश्य है तर्कपूर्ण व्यवस्था करना। वर्गीकरण एक तर्कसंगत क्रिया है जिससे आंकड़े नियमित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे विद्यार्थियों की संख्या को बिना किसी आधार के लिखने की अपेक्षा उन्हें आयु, कक्षा आदि के वर्गों में बांटकर व्यक्त करना निस्संदेह एक अधिक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण क्रिया है। पांचवा उद्देश्य है सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना। वर्गीकरण द्वारा सारणीयन तथा विश्लेषण की अन्य क्रियाओं का आधार प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी वर्गीकरण के इन उद्देश्यों के आधार पर तथा कार्यों के कारण सांख्यिकी में वर्गीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्गीकरण की क्रिया के बिना संग्रहित समंकों का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण असंभव सा प्रतीत होता है। बिना वर्गीकरण के न तो विशाल समंकों को समझा जा सकता है, न उनकी तुलना की जा सकती है और न ही उनसे सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसलिए वर्गीकरण एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण सांख्यिकीय क्रिया है। अब हम देखते हैं वर्गीकरण के आवश्यक तत्वों को। वर्गीकरण के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें सबसे पहले आता है व्यापकता। वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य सम्मिलित हो जाए। कोई भी इकाई छूटनी नहीं चाहिए। यदि कुछ इकाइयाँ किसी निश्चित वर्ग में न आ सके तो उनके लिए एक विविध वर्ग का आयोजन कर देना चाहिए। यदि वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित और अविवाहित केवल 2 वर्ग बनाए जाते हैं तो बहुत से विधुर, विधवा, तलाक प्राप्त आदि का इस प्रकार के वर्गीकरण में समावेश नहीं होगा और वह अपूर्ण माना जाएगा। अतः वर्गीकरण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्ग पूर्ण और व्यापक हो, यानी उसमें सारी इकाइयाँ सम्मिलित हो जाए। वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए।
फिर वर्गीकरण का दूसरा आवश्यक तत्व है असंदिग्धता व स्पष्टता। विभिन्न वर्ग इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि उनमें स्पष्टता, सरलता तथा असंदिग्धता के गुण मौजूद हो। यानी वर्गीकरण असंदिग्ध, स्पष्ट और सरल होना चाहिए। कोई इकाई किस वर्ग में रखी जाए इस संबंध में कोई अनिश्चितता या दुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पद केवल एक ही वर्ग में शामिल होना चाहिए। वर्गीकरण का तीसरा आवश्यक तत्व है स्थिरता। स्थिरता भी वर्गीकरण का आवश्यक तत्व है। यदि प्रत्येक जांच के साथ वर्गीकरण का आधार बदल जाए तो आंकड़े तुलना योग्य नहीं रहते। जैसे विभिन्न भारतीय जनगणनाओं में भिन्न भिन्न आधारों पर जनसंख्या का पेशेवर वर्गीकरण किया जाता है। जिसके कारण जनसंख्या के संबंध पूर्ण रूप से तुलनीय नहीं है। इसके बाद लोचशीलता। इससे पहले हम देखेंगे अनुकूलता। वर्ग रचना अनुसंधान के उद्देश्य अनुकूल होनी चाहिए। मजदूरों की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए आयु या वैवाहिक स्थिति के अनुसार उनका वर्गीकरण व्यर्थ रहेगा। ऐसी स्थिति में आय के अनुसार वर्ग बनाने चाहिए। यानी वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार ही होना चाहिए। फिर पांचवा है स्थिरता। इसको तो हमने देख लिया वैसे। छठा है लोचशीलता। एक आदर्श वर्गीकरण लोचदार भी होना चाहिए जिससे नवीन परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न वर्गों में संशोधन किया जा सके। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण का एक जो आवश्यक तत्व है वह है सहजातीयता। सहजातीयता प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सहजातीयता होनी चाहिए। एक वर्ग की सभी इकाइयां उस गुण के अनुसार होनी चाहिए जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इस तरह से हमने वर्गीकरण का अर्थ और वर्गीकरण के उद्देश्य एवं वर्गीकरण के आवश्यक तत्वों के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद में हम देखेंगे वर्गीकरण की रीतियों को। वर्गीकरण की रीतियों को हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।